तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। हमने सीख लिया कैसे इंडिया मार्ट पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इंडिया मार्ट से सप्लाई ढूंढने हैं, कैसे जस्ट से सबके। बट ये वाली जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको, मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, तो पहले जो हमारी हेडिंग है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग ऑन अमेजन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत है अमेजन पे काम करने के लिए, सिंपल ये बात है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो पहला है जीएसटी। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू आर नॉट सेलिंग जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि जीएसटी की हमें जरूरत है ही है अगर हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब ऐसी कुछ कैटेगरी है जिसको सरकार ने कहा गया है कि इसके अंदर आप जीएसटी नहीं भी देंगे तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। कौन कौन सी है? जैसे बुक्स है। बुक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है समझने के लिए। है जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करना है मेरी लास्ट वीडियो में आपने रिलायबल सोर्स था, वो मैंने आपको दे दिया। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पहला हमारा आता है जीएसटी। अमेजन पे अगर आपको काम करना है तो जीएसटी की आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जीएसटी कैसे अप्लाई करना है मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखे हुए हैं कि कैसे हमें जीएसटी को अप्लाई करना है। प्लस मेरे पास एक रिलायबल सोर्स था तो वो मैंने आपको सोर्स दे दिया कि आप इनसे जीएसटी अप्लाई करवा सकते हैं। बट आपके पास और भी आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, आप कहीं से भी सीए अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको कॉस्ट कम समझ में आए, जहां पर आपका काम अच्छे से हो जाए, आप वहां से ट्राई कर लीजिएगा। प्लस अगर आप बुक्स में ट्राई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू आर नॉट सेलिंग जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज अमेजन पे है जिसमें से बुक्स एक सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप बुक बेचेंगे तो आपको जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। प्लस कुछ अदर कैटेगरीज है बट वो बहुत कम है। बट अगर 99% अमेजन पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट है ही है, 99%, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो जीएसटी का मैंने आपको समझा दिया है। आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, कैसे करना है वो आप रिलायबल सोर्स से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको दिया है। प्लस आपके पास कहीं भी नेटवर्क हो वहां से भी कर सकते हैं, जहां आपको समझ में है वहां से करिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। कोशिश करना मोबाइल नंबर नया ले लो। नया मोबाइल नंबर लेने के फायदे ये है कि कल को जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो आप अपने नंबर को अपने स्टाफ को दे सकते हैं, क्योंकि बार बार उस पर ओटीपी आएंगे। कभी कोई डिलीवरी बॉय की कॉल आ रही है, डिलीवरी बॉय की कॉल और ओटीपी जब भी आएंगे तो उसी नंबर पे आएंगे। मैं ये कहूंगा कि आप एक नया नंबर लेके चलिए, ताकि शुरू से लेके चलो कि जब भी बिजनेस बड़ा होगा मैं अपनी टीम को आगे ये नंबर फॉरवर्ड कर पाऊंगा। तीसरा हमारा पॉइंट आता है ईमेल आईडी। अगर अमेजन पे आप काम करेंगे तो जैसे मोबाइल नंबर है, अगेन एक नई ईमेल बना के करना। अदरवाइज अगर आपने कोई ईमेल शॉपिंग अकाउंट में, अमेजन का एक शॉपिंग एप्लीकेशन भी है जहां से आप अमेजन पे कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप सेम ईमेल पे भी बना सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया ईमेल बनाइए, क्योंकि जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, धंधा आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा कि आप सेम ईमेल आईडी को अलग मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, मिंत्रा, नाइका, जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, अगर आप अदर मार्केट प्लेस में एक्सप्लोर करोगे तो वहां पर आपके सेम ईमेल आप यूज कर पाओगे। इसलिए एक नई ईमेल बनाओगे ज्यादा बेटर है। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। देखिए जनरली हमारे 100+ ब्रांड्स हैं, सब लोग करंट अकाउंट से काम करते हैं, बट सेविंग अकाउंट भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, बट आप ट्राई कर सकते हो। जहां तक मुझे उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू में सेविंग अकाउंट ले सकते हो, बट अगर आप एक जीएसटी ले रहे हो तो 5-10 हजार रुपए का करंट अकाउंट खुल जाता है। करंट अकाउंट शुरू से खोल के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप रिटर्न्स भरोगे, आगे चल के इनकम टैक्स भरोगे, तो जीएसटी का जो पैसा है, जो फर्म का पैसा करंट अकाउंट में आएगा, तो काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके सीए को भी परेशानी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। तो शुरू से मैं सजेस्ट करूंगा करंट अकाउंट भी ले लेना। जब जीएसटी पे पैसा खर्च कर रहे हो तो करंट अकाउंट पे पैसा मत बचाओ, किसी बैंक का ले लो जो आपको समझ में है, वहां से ले लो। उसके बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप। देखो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत गुरु कहते हैं कि मोबाइल से काम चल जाता है। भाई नहीं चलता। लिस्टिंग करने में, एड्स चलाने में, एसईओ ऑप्टिमाइज करने में, कैटलॉग ऑप्टिमाइज करने में, पीपीसी के अंदर, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक मतलब एड्स, ठीक है, रिपोर्ट समझने में, जब बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा भी छोड़ो, अगर 1 लाख रुपए का मंथली सेल भी चाहिए तो लिस्टिंग कैसे करोगे? मोबाइल से कर लोगे क्या? नहीं कर सकते, बहुत परेशानी आने वाली है। सस्ता सा कोई भी डेस्कटॉप ले लो, 5,000 का तो नहीं, बट हाँ 8-10 हजार से लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड ले लो, नहीं ले लो, जहां समझ में वहां से कर लो। बट एक डेस्कटॉप, लैपटॉप को पुराना भी लोगे 8-10 हजार का आ जाएगा। नया लेना नया ले लो, बट ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं कर पाओगे। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया इन्वेस्टमेंट, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है। आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हो, कितना बेचने वाले हो, इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के ऊपर है कि आपका विजन कितना बड़ा है, क्या नहीं है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये क्या आता है अमेजन पे शिपिंग मेथड। अमेजन पे काम क्या होता है? अमेजन पे 3 तरह की शिपिंग होती है। एक होती है इजी शिप, एक होती है एफबी, एक होती है सेल शिप। इजी शिप क्या होती है? जनरली मान के चलिए आपके पास एक ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आया तो अमेजन के लोग से मतलब है अमेजन के डिलीवरी वाले बॉयज जितने भी होते हैं, आपने ऑर्डर को शेड्यूल कर दिया, अमेजन के डिलीवरी बॉय आपके पास आएंगे, आपका ऑर्डर उठाएंगे और अमेजन के वेयरहाउस में लेके जाएंगे। आपकी शिपिंग का साइज, उसका वेट, सारा कुछ चेक करने के बाद कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो ये होती है इजी शिप। और 90% लोग अमेजन की इजी शिप यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऑर्डर आया, अमेजन वाले अपना पाएंगे, पिक करेंगे और लेके जाएंगे, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है एफबीए। एफबीए का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजन। अगर आप कहते हो भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, पैक का रोज का ड्रामा, रोज पिक करो, रोज पैक करो, मत करो, कोई बात नहीं। एक बार में 50-100 पीस उठाओ, एक प्रोडक्ट के या 10 प्रोडक्ट
के या जैसे आपको समझ में आए उनको उठा के आप अमेजन के वेयरहाउस भेज सकते हो। वो अपने आप आपके प्रोडक्ट को सेकेंडरी पैकेजिंग, एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये फोन है, एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन एप्पल के बॉक्सेस में आता है, ठीक है। अब जब ये एप्पल का फोन एप्पल के बॉक्सेस में आ रहा तो ये होती है प्राइमरी पैकेजिंग जिसके डब्बे में आ रही है। बट जब आपके पास आता है तो एक प्रॉपर पैकेजिंग, एक डब्बे में, एक पन्नी में कहीं पे आता है। उसके बाद यहाँ पे एक लेबल लगा होता है जहाँ पे आपका नाम, नंबर, एड्रेस, सिस्टम का नाम, नंबर, एड्रेस होता है वो। तो ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है कि पन्नी में डालना, कार्टन में डालना, लेबल लगाना, तो प्राइमरी पैकेजिंग आप अपनी करके डब्बे में डाल के या जिस भी तरह की आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है, नॉर्मल फोन या कैसे भी आप भेजने वाले हो, उस प्राइमरी पैकेजिंग को अमेजन के वेयरहाउस में इकट्ठा बल्क में 50, 100, 200 पीस भेज सकते हो। उसके बाद अमेजन वाले सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब पन्नी, लेबल लगा के कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो प्राइमरी पैकेजिंग आपको करनी पड़ेगी अगर एफबी में भेज रहे हैं, अमेजन के वेयरहाउस में भेज रहे हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग अमेजन वाले करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया एफबीए कंसेप्ट। एफबीए किस लिए जरूरी है? अगर आपको प्राइम टैग लेना, आपको पता है अमेजन पे प्राइम टैग जरूरी है। हर कस्टमर चाहता है प्राइम डिलीवरी मिल जाए कि मतलब आज ऑर्डर करूं 24 घंटे में ऑर्डर आ जाए, तो वो प्राइम टैग। प्राइम टैग लेने का सबसे इजी तरीका एफबीए है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आप सीखोगे आगे क्लासेस में। बट पहला सबसे इजी तरीका है कि आज ही आप चाहो तो डे 1 से प्राइम टैग ले सकते हो। उसके लिए अपने सारे प्रोडक्ट को उठाओ, अमेजन के वेयरहाउस में डाल दो, ऑटोमेटिकली वहां से प्रोडक्ट शिप होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। तीसरा होता है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास ऑर्डर आया, आप अमेजन को कह रहे हो कि आप मत लेना भाई, मैं अपने थर्ड पार्टी जैसे डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पीस, मैं इन सबसे टाइप करूंगा, अपना भिजवाऊंगा, कोरियर आईडी मैं आपको दे दूंगा, तो मैं अपना भेजूंगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। ये कब चाहिए होता है? ये तब करते हैं हम या तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है जो अमेजन नहीं लेके जाएगा। जैसे ये चेयर जिसमें मैं बैठा हूँ, सामने टेबल, आई डोंट नो आपको दिख रही है टेबल, या फिर और भी कोई ऐसे बड़े बड़े सोफा, बड़े बड़े बेड, वो सब सेल्फ शिप में जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ शिप जनरली बड़ी चीजों के लिए रिकमेंडेड होता है, या फिर दूसरा तब अप्लाई करा जाता है सेल्फ शिप के लिए जब आपको अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करनी है। मतलब आपके दिन महीने की मान के चलो 1 करोड़ 2 करोड़ की सेल आ रही है, 3 करोड़ की सेल आ रही है, 10 करोड़ की सेल आ रही है। अब आप चाहते हैं कि अमेजन आपसे शिपिंग के जो भी पैसे ले रहा है उसमें पैसे कम हो जाए, क्योंकि जब आप सेल्फ शिप में जाते हो ना तो वहां पे शिपिंग आपकी सस्ती पड़ती है, 20-25 रुपए का मार्जिन आता है पर ऑर्डर पे। और अभी कुछ नहीं है, जब महीने के 10,000 1 लाख ऑर्डर आएंगे ना तब आपको पैसे चुभेंगे, क्योंकि 25 रुपए के हिसाब से अगर 10,000 ऑर्डर यानी 2.5 लाख रुपए, और 1 लाख ऑर्डर मतलब 25 लाख रुपए, तब आपको पैसा चुभेगा। तब करा जाता है या हैवी प्रोडक्ट में करा जाता है, ठीक है। तो अभी सेल्फ शिप आपको सोचना भी नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। हम भी तब सजेस्ट करते हैं जब आपका बहुत बड़ा स्केल होता है। मेरे क्लाइंट्स हैं कुछ जिनकी मंथली सेल 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की भी आती है, तो उनको हम सेल्फ शिप कहते हैं। बट हर एक का कैटेगरी मैटर करता है कि वो कैटेगरी क्या है क्या नहीं है, तब इस वजह से, ठीक है। बट आपको शुरू में इजी शिप पे करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस टाइम पे करना है, वो सब मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को सवाल है कि पेमेंट कब आती है और कैसे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप 10 लाख का महीने का धंधा करो, 1 करोड़ का करो, बट पैसा आने कब वाला ये तो बताओ हमें। तो पेमेंट साइकिल का अमेजन के अंदर ये है कि भाई जब भी आपका ऑर्डर जाता है, मान के चलो आज मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने डिस्पैच करा 2 दिन बाद, ठीक है। जब 2 दिन बाद मैंने भेजा, उसके बाद कस्टमर के पास पहुंचा मान लो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, सेम डे या अगले डे। आज मान लो 25 तारीख है, एग्जाम्पल के लिए, बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के बाद 2 दिन मैंने आज शेड्यूल करा, अमेजन वाले कल लेना है, मान लो 26 को लेना है। अब 26 के बाद दिल्ली का ऑर्डर है, मैं दिल्ली से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मान लो कस्टमर को 1 दिन में पहुंच गया, 27 को पहुंच गया। या फिर समझो बंगाल का ऑर्डर है, तो बंगाल आपके यहाँ जाएगा कम से कम मान लो लेट सपोज 4 दिन लग गए, 30 तारीख को पहुंचा। मुंबई पहुंचा मान लो 3 दिन, तो मैंने 25 को भेजा या 26 को भेजा, उससे फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर के पास पहुंचा 30 तारीख को, तो 30 तारीख से 7 दिन गिन लो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो 25 का अगर ऑर्डर आता है तो 8 तारीख को पैसे आने वाले हैं। ये आपका एक पेमेंट साइकिल है, 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी। एक आधा दिन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब अमेजन इनिशिएट करता है अगले दिन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कभी पेमेंट का ग्लिच आ जाता है बैंक अकाउंट का, तो मान के चलो डिपेंड करता है कि आप कहां से डिस्पैच कर रहे हो और कहां जा रहे हैं। अगर लोकल ऑर्डर है कि दिल्ली में ही कस्टमर है, दिल्ली में ही सेलर है, तो 1 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो 25 को ऑर्डर आया, 26 को निकाला, 27 को पहुंचा, 27 से 7 दिन यानी 4 तारीख को आ गया, 6 दिन पहुंचने लग गया, मतलब 2 तारीख को पहुंचा, 2 तारीख से 7 दिन जोड़ लो, 9 तारीख, तो 9 को आपके पास पैसा आएगा। तो ये होता है अमेजन का पेमेंट साइकिल, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू जनरेट सेल्स ऑन अमेजन। अमेजन पे अगर सेल्स आपको जनरेट करनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज है आपकी आई कैची प्रोडक्ट इमेजेस। आपकी इमेजेस बहुत अच्छी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप अदर सेलर की इमेजेस भी उठा सकते हो अगर सेम प्रोडक्ट को बेच रहा है तो, ठीक है। या फिर आपको अपनी इमेजेस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इमेज क्रिएट करने के लिए आप शूट करो, मॉडल शूट या नॉर्मल शूट, उसके बाद फिर एडिटर से एडिट करवाओ,
या किसी सेलर की इमेज उठाओ, बट कभी कभी सेलर की इमेज उठाने में एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसके पास कॉपीराइट होता है ना, सीधा अकाउंट सस्पेंड होता है। वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स की बाकी वीडियोस में कि कैसे कैसे इमेजेस उठाते हैं, कब नहीं उठाते, क्यों उठाते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए समझ लो कि आपको या तो इमेजेस किसी की लेनी पड़ेगी या इमेज बनानी पड़ेगी, बट इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड पर अगर इमेज बना के डाल दोगे कोई आपका नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये सब तब चलता था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। आज कस्टमर के पास इतने ऑप्शन है ना, हर कोई अमेज़न पे आ गया है, तो कंपटीशन आ गया है, तो कंपटीशन आ गया तो इमेज अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पहली चीज। दूसरा आगे रिव्यूज एंड रेटिंग्स। देखो अमेज़न पे लोग आते क्यों, वो समझना। कस्टमर वेबसाइट से भी ले सकता है, बट रिव्यूज और रेटिंग सबसे मैटर करता है कस्टमर के लिए, कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज कैसे है और रेटिंग कैसे है। मान लो 10,000 रिव्यूज है, रेटिंग 3 का है, तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, या खरीदेगा तो कम खरीदेंगे, मेजॉरिटी में कस्टमर नहीं खरीदेंगे। और या फिर कस्टमर कहता है कि भाई रिव्यूज कम है, मान लो 2 ही रिव्यूज है और रेटिंग 5 का है, बट 5 रिव्यू है, 2 रिव्यू है और 5 रेटिंग कर रखी है, मतलब 5 का रेटिंग है, बट 2 ही लोगों ने रिव्यू कर रखा है, तो कस्टमर क्या लेगा आपसे, कहेगा 2 ही लोगों ने तो रिव्यू कर रखा है। बट पहली प्रायोरिटी रेटिंग है और दूसरी प्रायोरिटी रिव्यू है। रिव्यू कम हो चलेगा, बट रेटिंग हमेशा 4 से ऊपर रहनी चाहिए, याद रखना है प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा 4 स्टार प्लस रेटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मान लो आप टी शर्ट बेचो, आप क्या बेचने वाले हो, आपको कोर्स में से जो प्रोडक्ट है आप वो बेच रहे हो या जो भी बेचो, आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी नहीं है तो आप एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। बड़ा से मेरा मतलब है कि महीने की 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का अगर बिजनेस बनाना चाहते हो तो रिव्यूज और रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। 10 लाख छोड़ो, अगर आपको 2 लाख भी सेल चाहिए तो भी आपकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो रेटिंग अगर अच्छी होगी तभी अच्छा बिजनेस बना पाओगे, वरना 2 लाख तक का सफर भी कैसे पहुंचेगा मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो प्रोडक्ट की रेटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, रिव्यू कम हो, 10, 15, 20 हो चलेगा, बट 4 स्टार प्लस रेटिंग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, हमेशा याद रखना। नहीं है इसका मतलब आप बहुत सारी सेल्स खो रहे हो। तीसरा आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आप बेच नहीं पाओगे। प्राइस कॉम्पिटिटिव से मेरा मतलब है, पहली बात, अगर कोई 500 रुपए का बेच रहा है टी शर्ट के एग्जांपल दे रहा हूं कि टी शर्ट हर कोई बेचता है, बहुत इजी है लोगों के लिए समझना। अगर आपका कॉम्पिटिटर 500 रुपए की टी शर्ट बेच रहा है, सेम टी शर्ट आप मान के चलिए आप बेच रहे हैं 700 रुपए की, तो उसका 500 का प्राइस है, आपका 700 रुपए प्राइस है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर दो, 600 ले जाओ, 550 ले जाओ, ठीक है। 500 ना भी लेकर आओ, बट 550, 600 ले आओ, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव प्राइस से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, भाई क्वालिटी मेरी बेस्ट है, तो मैं प्राइस थोड़ा सा महंगा बेच सकता हूँ, कस्टमर लेगा। शुरू में मैं प्राइस कम कर दूंगा भले ही, बट उसके बाद जब क्वालिटी अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे आएंगे, रेटिंग्स आएंगे, तो धीरे धीरे मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्राइसिंग, जहाँ पे आप धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाते हैं। वो सब मैं सिखाऊंगा वीडियोस के अंदर, आगे कोर्स के अंदर इंक्रीमेंटल प्राइसिंग भी बोला जाता है, तो वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव प्राइस से मेरा मतलब ये है कि पहले आपका प्राइस आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी अच्छी है तो मैं 10 लाख का बेचूंगा, नहीं यार, वो भी लॉजिक नहीं है। आपको मार्केट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी थोड़ा बहुत कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो आपको प्राइस लगभग उनके थोड़ा सा नियर बाय, बट अपनी क्वालिटी अगर बेस्ट है तो थोड़ा सा प्राइस को हम हाइक कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि कोई इंसान 500 की बेच रहा हूं, मैं 1000 की बेचूंगा, सेम प्रोडक्ट, सेम टी शर्ट, मेरी भी सेम टी शर्ट है, मैं नहीं बेच सकता 1000 रुपए की। मान लो लिपस्टिक है, अब कोई लिपस्टिक 50 रुपए की बिक रही है, मेरी लिपस्टिक 300 रुपए की है, तो कस्टमर के लिए डिपेंड करता है कि 300 रुपए में आपका ब्रांड है, नॉन ब्रांड है। ब्रांड है तो 300 छोड़ो 400 भी देगा कि आपका नाम है। अब नाम है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही जानते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल लोग जानते हैं, मेबलिन है, लैक्मी है, इन सबको लोग, कलर्स बार है, रेने है, और भी बड़े ब्रांड्स हैं। तो आप का प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड है तो कस्टमर आपके प्राइस पे लेगा। जैसे शूज है, स्नीकर के शूज, तो स्नीकर नाइकी का 15,000 का भी जूता है, 2 लाख का भी जूता है, स्नीकर दुनिया बेच रही है, बट नाइकी का जूता बहुत महंगा है, लोग लेते हैं क्योंकि नाइकी का नाम है। तो प्राइस आपका कॉम्पिटिटर के थोड़ा सा नियर बाय होना चाहिए, तो शुरू में आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बेच सकते, बट क्वालिटी से मैच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी आपकी इतनी सी है और प्राइस आप इतना रख रहे हो, वो गलत है, ठीक है। एफबी में रख दोगे तो सीधा आपको प्राइम का टैग मिल जाएगा, बता ही चुका मैं ऑलरेडी। ब्रांड स्टोरी, अमेज़न पे ब्रांड स्टोरी की भी जरूरत होती है। ब्रांड स्टोरी क्या होती है मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। आपकी प्रोडक्ट की कुछ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका प्रीमियम ए प्लस कंटेंट होता है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बन जाते हैं। यहाँ पे इतना कुछ समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये आने वाली वीडियो में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अमेज़न पे ब्रांड स्टोर बन जाता है, आपकी वेबसाइट बन जाती है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न पे मैं सर्च करता हूं नाइकी शूज,
ये आ गया मेरा शूज आ गया। मैं नाइकी, अच्छा यहाँ पे ब्रांड स्टोर नहीं है, कोई और बेच रहा होगा। फिर एक काम करते हैं, प्यूमा शूज सर्च करते हैं। सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, विजिट द प्यूमा स्टोर, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ क्लिक करते हैं। ये आपकी एक मिनी वेबसाइट की तरह काम करती है। देखो क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये खुल गया। ये वेबसाइट की तरह बन गया जैसे हमारी नॉर्मल वेबसाइट होती है गूगल पे। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेन पे जाएंगे, मेन पे हमारा ये अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। तो ये सब ब्रांड स्टोर है, ये आपकी ब्रांडिंग का काम करते हैं। अभी कस्टमर देखता है कि हाँ अच्छा इतने सारे प्रोडक्ट्स है, वेबसाइट की तरह लुक एंड फील दे रहा है। देखो हर जगह ना इमेज चेंज दिखेगी आपको। विमेन पे देखो इमेज चेंज है, एसेसरीज में देखते हैं, और हर पेज अपने आप में अलग है। अगर आप सर्च करोगे तो हर पेज अपने आप में अलग है। तो ब्रांड स्टोर बहुत मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग नीश में है, आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो दुनिया बेच रही है, तो ब्रांड मैटर करता है। ब्रांड स्टोर भी बनाना पड़ता है। कैसे बनता है, क्या कॉस्ट है, क्या इमेजेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी कौन बना सकता है, सब सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। सब भी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसके ब्रांड क्रेडिबिलिटी, सपोज आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो दुनिया बेच रही है, ठीक है, जैसे ब्रांड स्टोर उसमें एक पार्ट हो गया, आपको जरूरत है। ब्रांड क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, आप बेच रहे हो मान के चलो सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस, जो स्टमक में आप कंज्यूम करते हैं, फूड मतलब खाने वाली आइटम, बेवरेजेस मतलब पीने वाली आइटम जो आप बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो गया। तीसरा ब्यूटी स्किन केयर का हो, जो अपने फेस पे आप लगा रहे हो या हेयर पे लगा रहे हो, पर्सनल केयर, ये सारी ना ब्रांड सेंसिटिव कैटेगरी, इसमें सारे बड़े ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे ब्रांड मैटर करता है। ऐसा नहीं कि बिना ब्रांड के सेल नहीं आती। मेरे क्लाइंट्स की सेल्स मंथली 1 करोड़ की भी है, 5 करोड़ की भी है, इसी कैटेगरीज में है, और बहुत बड़े ब्रांड नहीं है। देखो वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इंडस्ट्री में इतने साल दे चुका हूँ। इतने साल देने के बाद मैंने इतना सारा पैसा जला जला के बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करा है, बहुत बड़े ब्रांड्स को स्केल करा है, बहुत छोटे ब्रांड्स के साथ भी काम करा। तो इतने साल देने के बाद मैंने बहुत कुछ टाइम दे चुका हूँ, तो मेरे साथ इसलिए है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड मैटर करता है। बट अगर आपके पास स्किल्स है, आपको काम आता है। मैंने चाय पत्ती जिसमें टाटा टी और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसको भी डोमिनेट करा है, ठीक है, एक टाइम पे। तो सारा खेल ये है कि ब्रांड मैटर करता है, बट अगर स्किल्स है तो थोड़ा बहुत डोमिनेट कर सकते हो, बट यस ब्रांड स्टिल मैटर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि अमेज़न पे सेल कैसे आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे सेल्स आएगी। इसके अलावा आपकी पेमेंट कब कब आएगी वो सब भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, शिपिंग साइकिल वगैरह काफ़ी चीज़ें बताई है। अब ये पूरी फाइल मैं आपको नीचे इस वीडियो के बाद एंड में दे दूंगा, ताकि आप ये आपके पास हैंडी रहे, आप देख सके जब आपको जरूरत पड़े। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में